निर्माण आईएएस के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन प्रताप तंवर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए शुरू करते हैं आज के हमारे करंट अफेयर पर आधारित एमसीक्यूज। आज का हमारा पहला प्रश्न है, लोनार झील के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, यह महाराष्ट्र में अवस्थित एक क्रेटर झील है जिसका निर्माण क्रिटेशियस काल में उल्कापिंड के गिरने से हुआ। दूसरा, यह बेसाल्टिक चट्टानों से निर्मित है जिसे वर्ष 1979 में भू विरासत स्थल का दर्जा प्रदान किया गया। अब आपको बताना है कि लोनार झील के बारे में इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है और ए, बी, सी या डी। सही उत्तर क्या होगा? ये भू विरासत स्थल को बोलेंगे जियो हेरिटेज साइट। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी का मतलब क्या हुआ? पहला स्टेटमेंट रॉन्ग हुआ और सेकंड स्टेटमेंट सही। तो पहला स्टेटमेंट क्यों रॉन्ग हुआ? देखो स्टूडेंट, इसमें लिखा है कि इसका निर्माण क्रिटेशियस काल में एक उल्कापिंड के गिरने से हुआ, जबकि ये क्रिटेशियस काल में नहीं, जो इसका निर्माण हुआ है वो निर्माण हुआ है प्लीस्टोसीन काल में। प्लीस्टोसीन काल में इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं इस प्रश्न को हमने क्यों बनाया। ये देखिए, द हिंदू की खबर है, सैंपल्स फ्रॉम लोनार लेक सेंड फॉर टेस्टिंग। देखो, अचानक से ही जो लोनार जो लेक है महाराष्ट्र के, वहाँ पे बुल्धाना डिस्ट्रिक्ट में ये लेक है, इसका अचानक से इसका जो कलर है वो पिंक हो गया स्टूडेंट्स। ठीक है, जिसके चलते चर्चा में आई। और जो वहाँ के महाराष्ट्र के जो स्टेट फॉरेस्ट मिनिस्टर है संजय राठौड़, उन्होंने क्या बोला है इसके बारे में कि जो कलर जो इसका चेंज हुआ है उसके बारे में इन्होंने बोला कि सम एक्सपर्ट हैव एट्रीब्यूटेड द चेंज टू द मिक्सिंग ऑफ, मतलब जो कुछ विशेषज्ञ है, अभी फाइनल इसका जो पूरा टेस्ट होके नहीं आया क्या कारण है, लेकिन अभी तक जो कयास लगाए जा रहे हैं वो इस बात के लगाए जा रहे हैं कि एक जो ड्यूनेल लेला जो एक एल्गी है और एक हेलो बैक्टीरिया है, उनके मिक्सिंग से इसका जो कलर चेंज हुआ है, जिसके चलते फॉर्मिंग ए बीटा कैरोटीन पिगमेंट एंड टर्निंग द वाटर पिंक। ठीक है, तो एक किसके? एल्गी प्लस और एक जो हेलो बैक्टीरिया है, उसके चलते क्या हुआ है, इसने बताया कि बीटा कैरोटीन के पिगमेंट डेवलप हुए हैं और उस कारण इसका रंग पिंक हुआ है। बाकी जो टेस्ट के रिजल्ट आएंगे वो बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन अभी तक हमें ये जानना था कि लोनार लेक की लोकेशन क्या है, क्यों बनी, किस काल में बनी, और उससे जुड़ा हुआ अगर कोई जो हिस्टोरिकल, जैसे हमने देखा जियो हेरिटेज साइट का जो उसको दर्जा मिला है, उसके बारे में हमने चर्चा की। आगे चलते हैं। अब ये देखिए, अगला प्रश्न है, बेबी ड्रैगन्स जो हाल ही में चर्चा में रहा, यह एक दुर्लभ जलीय जीव है जिसे प्रोटियस और ओम्स भी कहा जाता है। यह कास्ट क्षेत्र में जल के अंदर अंध गुफाओं में पाए जाते हैं। अब आपको बताना है बेबी ड्रैगन्स के बारे में इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है और ए, बी, सी या डी। सही उत्तर क्या होगा? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, मतलब पहला स्टेटमेंट भी सही है और दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तो ये एक जो रेयर एक्वेटिक ये क्या है, क्रेचर है, ठीक है, जिनको प्रोटियस और ओम्स भी कहा जाता है। और ये कास्ट रीजन, देखो कास्ट टोपोग्राफी के बारे में आपने ज़रूर नाम सुना होगा, कास्ट रीजन के बारे में आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, वहाँ पे ये जल के अंदर, मतलब पानी के अंदर अंध गुफाओं में पाए जाते हैं। देखते हैं इस प्रश्न को बनाया क्यों गया। ये देखिए, ये बेबी ड्रैगन्स है, आप देख सकते हैं इस इमेज में बेबी ड्रैगन को। ठीक है, अभी हाल ही में जो 3 इनकी जो दुर्लभ जो क्या मिले हैं, जीव मिले हैं, जिनको प्रोटियस और ओम्स कहा गया और बेबी ड्रैगन के नाम से भी इनको जाना जाता है। ठीक है, और ये कहाँ दिखाया गया, देखो इसकी जो स्किन है वो पेल पिंक स्किन है, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। नो आईसाइट, कोई इनके पास देखने की क्षमता नहीं होती, और लंबे थिंग बॉडी होती है, 4 लेग्स होती है, एंड दे लिव ओनली इन वाटर्स ऑफ डार्क केव्स ऑफ सदर्न यूरोपियन कास्ट रीजन। ठीक है, तो ये कास्ट प्रदेशों में मिलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने कास्ट जो रीज़न है उसी के ऊपर बनाया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, भूमिगत जल से निर्मित स्थलाकृतियों को कास्ट स्थलाकृति कहते हैं।
दूसरा स्टेलेक्टाइट, स्टेलेग्माइट एवं कंदरा स्तंभ, जिनको केव पिलर कहा जाता है, अपरदनात्मक कास्ट शिलाकृतियाँ है, अर्थात इरोजनल कास्ट टोपोग्राफी है। अब आपको बताना है इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है और ए, बी, सी या डी। सही उत्तर क्या होगा? क्या होगा सही उत्तर बताइए। ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा एनसीईआरटी में, और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए का मतलब पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि जो अंडरग्राउंड वाटर से निर्मित टोपोग्राफीज़ है वो कास्ट टोपोग्राफी के नाम से जानी जाती है। और ये दो तरह की होती है, देखो, जो ये टोपोग्राफी होती है शिलाकृतियाँ, ठीक है, इनमें एक होती है अपरदनात्मक और एक होती है निक्षेपात्मक, ठीक है। लेकिन जो हमने ये स्टेलेक्टाइट, स्टेलेग्माइट और कंदरा स्तंभ की जो बात की है, ये निक्षेपात्मक डिपोजिशनल जो टोपोग्राफी है, ना कि ये इरोजनल। इसलिए सेकंड स्टेटमेंट क्या हुआ, वो रॉन्ग हो गया हमारा। ओके, बाकी स्टेलेक्टाइट किसको बोलते हैं, स्टेलेग्माइट किसको बोलते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट। एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है, पढ़ के मुझे जवाब देना आप इनका। आगे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट का संबंध निम्नलिखित किससे है? पहला, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर खगोलविदों की ऑक्सीजन की मांग से संबंधित एक घटना है, ये संबंधित है ये। दूसरा, वैज्ञानिकों द्वारा मंगल ग्रह पर खोजे गए ऑक्सीजन की उपस्थिति के प्रमाण। सी है, चंद्रमा से प्राप्त चट्टानी अवशेष जो ऑक्सीजन की उपलब्धता को प्रमाणित करते हैं। और डी है, उपरोक्त में से कोई नहीं। अब आपको जवाब देना है कि ए, बी, सी या डी। सही उत्तर क्या है ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट के बारे में? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, ठीक है। ऑप्शन डी का मतलब उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो फिर ये ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट है क्या, इस पे क्वेश्चन क्यों बनाया गया, देखते हैं। ये देखिए, ये द हिंदू की खबर है संडे की। वाइटल वोल्केनोज, यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं लिखा है कि डिस्पाइट एग्जिस्टेंस ऑफ बैक्टीरिया द लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन अर्थ एटमॉस्फेयर रोज टू हाई ओनली 2.4 बिलियन ईयर अगो। मतलब इसने बोला है कि बैक्टीरिया की उपस्थिति के बावजूद, ठीक है, हमारा जो पृथ्वी का वातावरण है उसमें जो ऑक्सीजन का स्तर है वो 2.4 बिलियन ईयर अगो ही वो उसका लेवल बढ़ा है, जिसको ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट के नाम से जाना जाता है। तो ये एक महत्वपूर्ण जानकारी रहेगी। लेकिन अभी एक जो स्टडी पब्लिश्ड हुई है किसमें, नेचर कम्युनिकेशन में, उसमें ये बोला गया है कि दैट अंडरस्टैंडिंग वोल्केनिक एक्टिविटी, अगर हम जो पृथ्वी पे जो भी हमारी ज्वालामुखी गतिविधियाँ हो रही है अगर उनकी बेहतर समझ है, इज़ की एंड दैट द मेंटल्स एवोल्यूशन कुड पॉसिबली कंट्रोल दैट ऑफ लाइफ, ठीक है। तो उसमें जो वोल्केनिक एक्टिविटीज़ हो रही है और जो मेंटल का जो एवोल्यूशन हुआ, कोर जो आपने देखा होगा ना, अर्थ का अगर क्रॉस सेक्शन ले आप तो सबसे ऊपर क्या होता है, क्रस्ट, फिर क्या होता है मेंटल, और फिर क्या होता है कोर। ये बात कर रहा है कि जो मेंटल का एवोल्यूशन है उससे भी हमें क्या है, लाइफ को कंट्रोल करने वाले कुछ हमें और फैक्ट्स पता चल सकते हैं। तो ये बात हुई। तो ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट, ये बात याद रखेंगे हम, अगर एग्ज़ाम में आता है। इसके बारे में थोड़ा मैं यहीं और बता देता हूँ आपको। जो ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट है इसको जो ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट भी बोलते हैं, ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट भी बोला जाता है इसको, ठीक है। बेसिकली ये वो टाइम था, ठीक है, जब पृथ्वी के वातावरण में, ठीक है, और जो शैलो ओशियंस है, मतलब जो छिछले सागर है, इसको लिखूंगा शैलो ओशियंस, उनमें क्या है, ऑक्सीजन का जो लेवल है, ऑक्सीजन का जो लेवल है वो क्या हुआ था, बढ़ा था। और जो ये टाइम बताया जाता है, ये टाइम कब के बीच बताया जाता है, 2.5 बिलियन ईयर अगो, जिसको 2.54 GA इससे भी डिनोट किया जाता है। तो ये 2.4 बिलियन ईयर अगो से लेके 2.1 से लेके 2.0 बिलियन ईयर अगो या GA के बीच इसका जो स्तर बढ़ा है, इसी को ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट बोलेंगे हम। चले आगे।
थोड़ा और जान लेते हैं इसके बारे में। ये देखिए ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट के बारे में। यहाँ पे एक तो ये डायग्राम दिखाया है स्टूडेंट्स मैंने, और उसके बाद मैंने बताया है कि जो पृथ्वी पे जो ऑक्सीजन का जो लेवल है उसकी स्टेजेस बताई है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 और स्टेज 5। 5 स्टेज में उसका किस तरह से उसका जो लेवल है बढ़ा है उसको दिखाया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं जो पृथ्वी के वातावरण में जो यहाँ पे 2 लाइन दिखाई गई है, ऊपर वाली रेड लाइन है, नीचे वाली ग्रीन लाइन है। तो रेड एंड ग्रीन लाइंस जो रिप्रेजेंट करती है किसके, जो रेंज ऑफ एस्टिमेट्स वाइल टाइम इज़ मेजर्ड इन बिलियन ईयर अगो। ठीक है, तो ये तो रेंज ऑफ किसके बता रही है, जो लाइन है रेड और ग्रीन लाइन है वो तो ऑक्सीजन के आकलन के रेंज को बता रही है, और जो इस साइड है दूसरा ही बता रहे हैं जो हमारे कितने बिलियन ईयर अगो उसका क्या स्टेटस था। तो आप देख सकते हैं 3.8 बिलियन अगो से लेके 0 बिलियन ईयर अगो के बीच का ये पूरा स्केल दिखाया गया है। तो फटाफट आते हैं स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 एंड 5। हुआ क्या, देखो 3.85 से लेके 2.45 बिलियन ईयर अगो की अगर बात करें तो इसने बोला है कि प्रैक्टिकली पृथ्वी के वातावरण में कोई भी ऑक्सीजन उस टाइम पे नहीं थी। ठीक है, और ओशियंस क्या थे, वो भी ज़्यादातर मात्रा में क्या थे, वहाँ पे भी ऑक्सीजन की उपलब्धता नहीं थी। केवल कुछ शैलो छिछले जो समुद्री क्षेत्र थे वहाँ पे ही ऑक्सीजन पाई गई थी या उपलब्ध थी। फिर जो स्टेज 2 आई 2.4 से लेके 1.85 बिलियन अगो, जो बिलियन ईयर अगो की बात कर रहे हैं, यहाँ पे O2 क्या हुआ, उसका उत्पन्न होना शुरू हो गई, और जो उसका जो वैल्यूज़ हो गई वो 0.02 से लेके 0.04 ATM हो गई। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर ये क्या ओशन के अंदर और सी बेड रॉक्स के अंदर ये एब्जॉर्ब हो गई थी उस टाइम पे। फिर स्टेज 3 आई 1.85 से लेके 0.85 बिलियन ईयर अगो की बात करें तो जो ऑक्सीजन स्टार्ट्स टू गैस आउट ऑफ द ओशन, मतलब समुद्र से ओशन बाहर निकलने लगी, बट इज़ एब्जॉर्ब बाय द लैंड सरफेस, लेकिन जो धरातलीय सतह है उसके द्वारा उसको क्या कर दिया गया था, वो एब्जॉर्ब अवशोषित हो गई थी। ठीक है, फिर स्टेज 4 एंड 5, यहाँ पे आगे 4 एंड 5 पे बात कर रहे हैं। जो पृथ्वी पे जो O2 के अन्य जो भंडारण थे या रिजर्वियर थे वो फुल हो गए, और धीरे धीरे फिर जो ऑक्सीजन ने कहाँ पे, एटमॉस्फेयर में एक्यूमुलेट होना शुरू किया। तो पूरा एक चार्ट दिखा दिया मैंने, स्टेजेस दिखा दी। इतना सब दिखाने के बावजूद मैं इतनी उम्मीद ज़रूर करूँगा कि आपको अगर एग्ज़ाम में ये आ जाए कि पृथ्वी पे ऑक्सीजन की उत्पत्ति या उससे जुड़ा हुआ अगर कोई दाएं बाएं कुछ भी UPSC क्वेश्चन पूछेगा तो आप उस इतने कंफर्टेबल जोन में रहेंगे कि इस क्वेश्चन को हैंडल कर पाएंगे। आगे चलते हैं। अब ये देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में मंकी पार्क को स्थापित करने की योजना बनाई जा रही है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, केरल और कर्नाटक। बताइए क्या होगा सही उत्तर। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है कर्नाटक, ऑप्शन डी। ठीक है, देखते हैं इस प्रश्न को क्यों बनाया। ये देखिए द हिंदू की खबर है, रो ओवर मंकी पार्क प्लान, मंकी पार्क को स्थापित करने की जो योजना है उसके ऊपर कुछ जो क्या क्या विवाद चल रहा है, क्या क्या जो एनवायरमेंटलिस्ट क्यों अपोज कर रहे हैं उसके बारे में बात की गई है। एनवायरमेंटलिस्ट हैव अपोज्ड द कर्नाटक गवर्नमेंट प्लान टू सेट अप ए मंकी पार्क ऑन अनइनहेबिटेड आइलैंड, एक जो मतलब अधिवासित जो आइलैंड है, कहाँ पे, शारावती बैकवाटर रीजन में, वहाँ पे इसको स्थापित करने की बात की जा रही है मंकी पार्क। ठीक है, मंकी से बेसिकली क्या हो रहा है, मलनाड का जो रीजन है कर्नाटक में वहाँ पे जो प्लांटेशन और एग्रीकल्चर क्रॉप्स है उसको काफ़ी नुकसान हो रहा है। ठीक है, जिसके चलते इसको एस्टेब्लिश करने की बात की जा रही है। आगे चले, ये देखिए ये प्रश्न महत्वपूर्ण रहेगा पीटी के लिए। प्रश्न है, MB लाल कमेटी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, समिति ने तेल कुओं को स्थापित करते समय तेल कंपनियों द्वारा अपनाए जाने वाले सुरक्षा दिशा निर्देशों के संबंध में सिफारिशें प्रदान की। दूसरा, समिति ने तेल आग की घटनाओं को संभालने के लिए आपातकालीन प्रतिक्रिया केंद्र, ठीक है, जिसको इमरजेंसी रेस्पॉन्स सेंटर्स बोला जाएगा, ERC को स्थापित करने की सिफारिश दी। तीसरा है, वर्तमान में देश में प्रत्येक तेल कंपनी द्वारा इमरजेंसी रेस्पॉन्स सेंटर्स स्थापित किए गए हैं। अब हमें बताना है कि MB लाल कमेटी के बारे में A, B, C या D। सही उत्तर क्या है? A, B, C या D बताइए। 5 सेकंड का टाइम है आप लोगों के पास।
और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सेकंड स्टेटमेंट सही है, लेकिन थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है। ठीक है, तो पहली बात तो ये एम्बिलाल कमेटी है, ये कब एस्टेब्लिश हुई मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको याद हो उस टाइम में 2009 में जो जयपुर में जो IOCL का एक टर्मिनल था उसमें आग लगने के बाद इसको एस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, एम्बिलाल कमेटी को। तो इसने तेल कुओं को स्थापित करते समय ये बताया था कि तेल कंपनियों द्वारा कौन कौन से सुरक्षा निर्देशों को पालन करना चाहिए, उसके बारे में रिकमेंडेशन दी थी। और इसने बोला था कि इस कमेटी ने एम्बिलाल की ERC जो सेंटर्स होंगे, जो आपातकालीन प्रतिक्रिया केंद्र है, वो अगर देश में किसी भी ऑयल वेल में अगर आग लगती है तो उसको कैसे वो रेस्पॉन्स करेंगे, इनको एस्टेब्लिश किया जाना चाहिए। लेकिन कमेटी की रिकमेंडेशंस के बावजूद इन ERC को अभी तक एस्टेब्लिश नहीं किया गया, इसलिए जो थर्ड स्टेटमेंट है वो रॉन्ग हो गया। अब चलते हैं एम्बिलाल कमेटी के बारे में। ये देखिए, ये 12 जून की खबर है। असम फायर एम्बिलाल कमेटी रिकमेंडेशंस नॉट इम्प्लीमेंटेड फॉर ए डिकेड, मतलब लगभग एक दशक हो चुका है और अभी तक इसकी रिकमेंडेशन को क्या नहीं किया गया, इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। देखो, इसकी रिकमेंडेशन में एक जो बात थी इमरजेंसी रिस्पॉन्स सेंटर्स की बात थी, जो क्या करेंगे, अगर कोई मेजर ऑयल फायर होती है तो उसको कितना तेज़ी से उसको क्या करेंगे, उसको कंट्रोल करने के लिए काम करेंगे। लेकिन इसके कमेटी की रिकमेंडेशन के एक दशक बाद भी अभी तक उनको एस्टेब्लिश नहीं किया गया। ये सारी बात इसमें बताई गई है। ये देखिए, यहाँ पे लिखा है ERC वर सपोज टू बी कंप्लीटेड इन 2006, क्योंकि माना जा रहा था कि अगर कमेटी ने रिकमेंडेशन दी है तो सभी कंपनियां, जो भी ऑयल कंपनी है, वो 5 से 6 साल के भीतर इनको ERC को एस्टेब्लिश कर देगी। लेकिन बट 6 ईयर लेटर इवन आफ्टर अप्रूवल ऑफ द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रिकमेंडेशन इज स्टिल पेंडिंग। ठीक है, अनुमोदन के बावजूद भी सरकार ने मान भी लिया था कि ये हाँ इस तरह के ERC एस्टेब्लिश किए जाने चाहिए, लेकिन अभी तक इनको स्थापित नहीं किया गया। ये सारी बात इसमें बोली गई है। इसी के चलते एम्बिलाल कमेटी, अगर आपको याद हो मैंने 3 दिन पहले क्वेश्चन पूछा था, असम में एक ऑयल वेल के अंदर आग लगी थी। ठीक है, जिसके चलते मैंने आपसे एक नेशनल पार्क के बारे में भी पूछा था, अगर आपको रिकॉल हुआ हो तो उसी संदर्भ में ये हमारी एम्बिलाल कमेटी है। अब ये देखिए अगला प्रश्न क्या है, हाल ही में किस राज्य ने घर घर निगरानी मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। ऑप्शन है राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश और ओडिशा। ठीक है, बताइए ABC या D, सही उत्तर क्या है। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन B, पंजाब। ठीक है, देखते हैं इस प्रश्न को क्यों बनाया। ये देखिए आप, 13 जून की खबर है, घर घर निगरानी ऐप टू कंटेन कम्युनिटी स्प्रेड, मतलब कोविड-19 कम्युनिटी लेवल पे स्प्रेड ना हो जाए उसके चलते घर घर निगरानी ऐप लॉन्च की है पंजाब ने। ठीक है, अब इसमें क्या करेगा, देखो ये किस तरह से कोविड-19 को चेक करेगा। द एंटायर रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन ऑफ पंजाब अबव 30 ईयर्स ऑफ एज शैल बी सर्वेड एज ए पार्ट ऑफ ड्राइव, मतलब पंजाब में चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, उसमें 30 साल से ऊपर के जितने भी जो लोग हैं, जनसंख्या है, उनको सर्वे किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद दिस विल ऑल्सो कवर पर्सनस बिलो द एज ऑफ 30, मतलब 30 साल से कम उम्र के उन लोगों को भी जिनमें कोमॉर्बिडिटीज़ की जो प्रॉब्लम है, जैसे इन्फ्लुएंजा की जैसे कोई सिचुएशन बनी है, इलनेस है, कोई सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस है अगर उनको, तो उसको भी क्या किया जाएगा, उनको भी कवर किया जाएगा। अब ऐसा तो है नहीं एक वन टाइम ये एक्सरसाइज नहीं होगी, दिस विल नॉट बी ए वन टाइम एक्टिविटी, एक बार नहीं होगी, जब तक इन्होंने बोला है कि जब तक कोविड-19 पे रोक नहीं लग जाएगी, लगातार इस तरह की चेकिंग और टेस्टिंग होती रहेगी। बहुत ही शानदार और उम्दा इनिशिएटिव है पंजाब गवर्नमेंट की। ठीक है, देखो कोविड-19 से लड़ने का जो अभी दुनिया के हमारे पास जो बेस्ट एग्जांपल है, मैं आपको बता देता हूँ स्टूडेंट्स। एक तो है टेस्टिंग, जब तक मास लेवल पे हमारी टेस्टिंग नहीं होगी, ठीक है, और उसके बाद टेस्टिंग के बाद क्या होगा बताइए। टेस्टिंग के बाद जो सेकंड जो हमें कंडीशन क्या करनी है, मास लेवल की टेस्टिंग करनी होगी, और उसके बाद जो उसको आइसोलेशन करके उन लोगों को क्या करना होगा, अलग करना होगा, जो जिनकी कंडीशंस नॉर्मल है, जो बिल्कुल स्वस्थ है। टेस्टिंग के द्वारा ही हम उनके बीच में डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे, अदरवाइज़ असिम्प्टोमेटिक केसेस बहुत ज़्यादा है, लोगों के लक्षण नज़र नहीं आ रहे। जब तक टेस्ट नहीं होंगे तब तक आप देख सकते हो मुंबई और दिल्ली की जो सिचुएशन बनी हुई है, ये काफ़ी डरावनी सिचुएशन है। तो ठीक है, ये बात हमें मोटा मोटा ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स। आगे चलते हैं, घर घर निगरानी ऐप, ये हम याद रखेंगे। सेकंड है, हाल ही में निम्नलिखित
किसकी अध्यक्षता में आरबीआई ने प्राइवेट क्षेत्र बैंकों की कॉरपोरेट संरचना और स्वामित्व की समीक्षा के लिए पैनल का गठन किया? विभू प्रसाद कानूनगो, महेश कुमार जैन, देवव्रत पात्र और प्रसन्न कुमार मोहंती। अब आप बताइए ए, बी, सी या डी। जो प्राइवेट सेक्टर के जो बैंक हैं उनके कॉरपोरेट स्ट्रक्चर और ओनरशिप के रिव्यू के लिए पैनल गठित किया गया है, किसकी अध्यक्षता में? फटाफट बताइए। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी का मतलब प्रसन्न कुमार मोहंती अर्थात पीके मोहंती है, ये इनकी अध्यक्षता में किया गया। देखते इस प्रश्न को क्यों बनाया गया। ये देखिए आप, 13 जून की खबर है। आरबीआई सेटअप्स पैनल टू रिव्यू ऑनरशिप एंड कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। जो निजी क्षेत्र के बैंक की कॉर्पोरेट संरचना और स्वामित्व के लिए। देखो जैसा कि मैंने आपको बताया था 13 तारीख को हमारी क्लास नहीं हो पाई थी, मुझे बहुत ज़रूरी काम था। आज का जो हमारा एमसीक्यू है उसमें 13, 14 और 15 जून की जो न्यूज़ है, अच्छी न्यूज़ है, उनको हमने कवर किया है। ओके, अब ये देखिए जो पूरा का पूरी कमेटी है, क्या मैं आपको बता देता हूँ। द रिजर्व बैंक आरबीआई ने एक 5 मेंबर इंटरनल वर्किंग ग्रुप बनाया है जो क्या करेगा, वो रिव्यू करेगा, समीक्षा किसकी, जो गाइडलाइन दिशा निर्देश जारी किए गए किसके बारे में, ऑनरशिप के लिए, गवर्नेंस और कॉरपोरेट स्ट्रक्चर, जो प्राइवेट बैंक के स्वामित्व, गवर्नेंस और जो कॉरपोरेट संरचना के लिए। ठीक है, और ये किसकी, जो सेंट्रल बोर्ड डायरेक्टर है जो आरबीआई के पीके मोहंती, वो इसको हेड करेंगे और 30 सितंबर तक ये अपनी रिपोर्ट दे देंगे इस बारे में। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखो पैनल ने क्या बोला है, यहाँ पे द पैनल विल ऑल्सो एग्जामिन नॉर्म्स फॉर प्रोमोटर शेयर होल्डिंग एट द इनिशियल लाइसेंस स्टेज एंड सब्सिक्वेंटली अलॉन्ग विद द टाइमलाइन फॉर द डाइल्यूशन ऑफ शेयर होल्डिंग। जैसे कि ये पैनल है उन सभी प्रावधानों को भी क्या करेगा, एग्जामिन करेगा, उनका भी मूल्यांकन करेगा कि जब इनिशियल लेवल पे जो प्रोमोटर की जो शेयर होल्डिंग होगी, ठीक है, जब उनको बैंकिंग लाइसेंस दिया जाएगा या उसके बाद के टाइम में उनको किस तरह से शेयर होल्डिंग को डाइल्यूट किया जाएगा, कि भाई एक टाइम के बाद आपकी शेयर होल्डिंग डाइल्यूट की जाएगी, तो वो जितने भी नॉर्म्स हैं उनकी भी ये समीक्षा करेगा। उसके साथ क्या करेगा, इसको पैनल को ये भी बोला गया है कि वे एग्जामिन करे और रिव्यू करे किसका, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है किसी भी इंडिविजुअल का या एंटिटी का, अगर जब वो बैंकिंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करने के लिए जाते हैं कि हमें भी बैंकिंग लाइसेंस दे दो, चाहे तो वो अप्लाई करने वाला कोई इंडिविजुअल हो या एंटिटी हो, तब उनकी वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को भी क्या करेगा, ये उसकी समीक्षा करेगा, मूल्यांकन करेगा और उसके संदर्भ में 30 सितंबर 2020 तक सरकार को अपनी ये क्या दे देगा, अपनी पूरी की पूरी रिकमेंडेशंस दे देगा। ठीक है, चले आगे। अगला प्रश्न है, सहकार मित्र योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, योजना सहकारी संस्थाओं को युवा पेशेवरों के नए एवं अभिनव विचारों तक पहुंचने में मदद करेगी। दूसरा, यह राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, ठीक है, जिसको क्या बोलेंगे, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा शुरू की गई एक पहल है। अब हमें बताना है कि सहकार मित्र योजना के बारे में ए, बी, सी या डी। सही उत्तर क्या है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, मतलब पहला स्टेटमेंट भी सही है और दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। देखते हैं इस प्रश्न को क्यों बनाया गया। ये देखिए, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, 12 जून की खबर है। केंद्रीय कृषि और किसान मंत्री श्री नरेंद्र तोमर ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की विशेष पहल है सहकार मित्र इंटर्नशिप कार्यक्रम पर योजना का शुभारंभ किया है। बेसिकली जो ये योजना होगी एक तरह का एक इंटर्नशिप प्रोग्राम है युवाओं के लिए, जो सहकारी संस्थानों को युवा प्रोफेशनल्स के नए और अभिनव विचारों तक पहुंचने में मदद करेगी, जबकि इंटर्न को आत्मनिर्भर बनने के लिए फील्ड में काम करने का भी अनुभव प्राप्त होगा इसके जरिए। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड फूड प्राइज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, इस पुरस्कार की शुरुआत नोबेल शांति पुरस्कार विजेता नॉर्मन बोरलॉग द्वारा वर्ष 1986 में की गई। दूसरा, यह उन वैज्ञानिकों एवं लोगों को मान्यता प्रदान करता है जिन्होंने भोजन की गुणवत्ता और उपलब्धता में सुधार किया है। तीसरा, वर्ष 2020 का वर्ल्ड फूड प्राइज मृदा वैज्ञानिक डॉक्टर रतन लाल को दिया गया। अब बताइए कि वर्ल्ड फूड प्राइज़
ए, बी, सी या डी? सही उत्तर क्या है? पाँच सेकंड का टाइम है आप लोगों के पास। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, मतलब तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नॉर्मन बोरलॉग द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी कब? 1986 में। और ये उन वैज्ञानिकों और लोगों को मान्यता देता है जिन्होंने फूड की क्वालिटी और अवेलेबिलिटी में सुधार किया है। और अभी जो 2020 का जो वर्ल्ड फूड प्राइज़ है वो डॉक्टर रतनलाल को दिया गया। देखते हैं इस प्रश्न को क्यों बनाया गया। ये देखिए 13 जून की खबर है, सोयल साइंटिस्ट डॉक्टर रतनलाल विंस वर्ल्ड फूड प्राइज़ 2020। ठीक है, अब ये किस चीज़ के लिए दिया था? ये देखिए आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट, मतलब बहुत शानदार अचीवमेंट क्या है किसमें? इन द एडवांसमेंट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट थ्रू इम्प्रूव्ड फूड क्वालिटी, बेहतर खाद्य गुणवत्ता, क्वांटिटी मात्रा और उसकी उपलब्धता के जरिए जिन्होंने मानव विकास में महत्वपूर्ण योगदान किया है। ठीक है, और ये देख सकते हैं कौन देता है इसको? वर्ल्ड फूड प्राइज़ फाउंडेशन है। उसमें बहुत सारे स्पॉन्सर कंपनीज़ है। और जो पहली बार जब ये दिया गया था 1987 में, लेकिन एस्टेब्लिश किया गया था 1986 में। ओके, चलते अब आगे। ये देखिए अगला प्रश्न क्या है? पनडुब्बियों अर्थात सबमरीन्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक तरफ उनकी क्लास अर्थात श्रेणी दी गई है कि वो किस श्रेणी की है, और दूसरी तरफ उनका ओरिजिन दिया गया है। अब है अरिहंत रूस और भारत, शिशुमार जर्मनी और भारत, स्कॉर्पियन फ्रांस और भारत, और सिंधु घोष है, ये है रूस। अब आप बताइए इन चारों में से कौन सही सुमेलित है, और ए, बी, सी या डी? सही उत्तर क्या होगा? देखो हर साल 1 से 2 क्वेश्चन देखो डिफेंस से आ ही रहे हैं स्टूडेंट। साइंस टेक्नोलॉजी जो डिफेंस के इस फील्ड में जितने भी डेवलपमेंट हुए, मिनिमम एक क्वेश्चन तो हर साल है ही है। तो आप बताइए क्या सही उत्तर होगा इसका? ए, बी, सी या डी? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, मतलब 2, 3, 4 ये सही सुमेलित है, लेकिन जो अरिहंत है रूस और भारत की नहीं है। जैसे ये आपको पता हो ये इंडिया की न्यूक्लियर पावर्ड क्या है? सबमरीन है। ये भारत की है, रूस के साथ हमने इसमें कोई कोलैबोरेशन नहीं किया। एक तो आपके लिए होमवर्क रहेगा कि रूस के साथ मिलके भारत की कौन सी पनडुब्बी भारत ने बनाई थी, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। ठीक है, शिशुमार बिल्कुल सही है, जर्मनी भारत की है, स्कॉर्पियन फ्रांस और भारत, और सिंधु घोष है वो रूस है। चले आगे। ये देखिए निम्नलिखित में से कौन भारत में UAVs, ठीक है, जिसको अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स बोला जाता है? पहला निशांत, रुस्तम, पंछी, लक्ष्य और ओरा। अब आप बताइए कि सही उत्तर क्या होगा? ए, बी, सी या डी? क्या है सही उत्तर इस प्रश्न का? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, मतलब सभी सही है। ये सारे UAVs है, निशांत, रुस्तम, पंछी, लक्ष्य और ओरा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलते आगे। ये देखिए आज का जो हमारा अभ्यास प्रश्न है 15 जून का, निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट एवं इंडेक्स वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी की जाती है? ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, रेमिटेंसेस रिपोर्ट, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट और ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स। अब इस प्रश्न का क्या सही जवाब होगा ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये देखिए 12 जून के दिन एक प्रश्न पूछा गया था आपसे। प्रश्न था ग्रेस FO मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहले ग्रेस की फुल फॉर्म क्या है मैं आपको बता देता हूँ। इसकी जो फुल फॉर्म है ग्रेविटी, रिकवरी एंड क्लाइमेट एक्सपेरिमेंट फॉलो ऑन। ठीक है, ये प्रोग्राम था और ये बेसिकली जो प्रोग्राम है ये नासा का, ये मैं आपको बता देता हूँ, नासा प्लस जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियोसाइंस, जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियोसाइंस, उसकी ये इनिशिएटिव है जॉइंट। तो इसलिए जो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, क्योंकि इस पर यूरोपियन स्पेस एजेंसी लिखा है, इसलिए पहला स्टेटमेंट हुआ रॉन्ग। सेकंड बिल्कुल सही है, पृथ्वी पर भूमिगत जल भंडारण, झीलों और नदियों में जल की मात्रा, मृदा नमी और हिमानियों में जल संचरण में होने वाले परिवर्तन को पर्यवेक्षित अर्थात मॉनिटर करेगा। ठीक है, बिल्कुल आगे चलते हैं। अब
ये देखिए आज की एक और छोटी खबर थी द हिंदू में, मालाबार ग्लाइडिंग फ्रॉग है जो पुल्लाड़ में इसको देखा गया। बेसिकली है क्या है, ग्रीन, आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रीन कलर का ये फ्रॉग है। अ ग्रीन फ्रॉग विद ए स्लेंडर बॉडी, वेब्ड इसके फीट है, अनयूजुअल बॉडी पोजीशन है, वेरी वेल कैमोफ्लैग्ड एंड ग्लाइडिंग इन द एयर। ठीक है, तो इसका जो पूरा टेक्निकल आप नेम देख सकते हैं, इसको बोला जाएगा मालाबार ग्लाइडिंग फ्रॉग है। जो इसका जो साइज़ है वो क्या है, आप यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। इसकी जो लेंथ है 10 सेंटीमीटर के करीब है और ये हवा में जो ग्लाइड कर सकता है कहाँ 10 से 12 मीटर तक। ठीक है, और जो इसकी विशेषता है ये देखिए यहाँ पे, स्पॉटेड द फ्रॉग एंडेमिक टू द रेन फॉरेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट। ठीक है, ये पश्चिमी घाट में ही ये पाया जाता है, एंडेमिक है इस क्षेत्र का। अगर आ जाए एग्ज़ाम में कि ये पूर्वी घाट या उत्तर पूर्वी भारत में मिलता है, नहीं, जो मालाबार ग्लाइडिंग फ्रॉग है ये वेस्टर्न घाट में ही मिलता है। ठीक है, तो इस बात को हम ध्यान रखेंगे। ये एक एक्स्ट्रा न्यूज़ थी इसलिए मैंने आपको ये और बता दी। ओके, तो निर्माण IAS की डेली करंट अफेयर बेस्ड MCQ की आज की सीरीज़ यहीं समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये पहल पसंद आ रही है तो हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।